हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करें क्विकली, आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड प्लीज कंफर्म क्विकली, आपका ऑडियो वीडियो ओके है। यस, कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे पीपीबी के जो लास्ट मिनट रिवीजन के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं और ये बेस्ड है आईआईबीएफ की बुक के ऊपर। तो चलिए इनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कॉन्सेप्ट क्या है और उसका आंसर क्या है शॉर्ट में, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। Which of these is not an OVD, officially valid document? पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार। हमने बताना है इनके अंदर OVD कौन सा नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो OVD नहीं है। पासपोर्ट इट इज OVD, पैन इट इज नॉट OVD, ड्राइविंग लाइसेंस इट इज OVD, आधार नंबर इट इज OVD। सो हमारा आंसर आ जाएगा पैन। Let's now go to second question. A term deposit of A and B, either survivor, Z is nominee, B dies, A demands payment before maturity, whom to pay। कई सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, हमें सभी फैक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट, इट इज ए जॉइंट डिपॉजिट, और जॉइंट डिपॉजिट के अंदर हमारे पास आइदर सर्वाइवर ऑपरेशंस हैं। Z इसके अंदर नॉमिनी है, B डाइज। अब A कम्स टू द बैंक एंड ही डिमांड्स पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी। क्वेश्चन है whom to pay। फ्रेंड, दिस इज आइदर सर्वाइवर। सो आइदर सर्वाइवर के केस में इफ इट इज आफ्टर मेच्योरिटी, payment position is different. If it is before maturity, payment position is different. So after maturity, payment can be obtained by A. Before maturity, now there are three options. One, A can take the payment, B, A and nominee can take the payment, C, A and legal heirs of B can take the payment। तो इस केस में बिकॉज इट इज बिफोर मेच्योरिटी, तो ये पेमेंट A प्लस लीगल हेयर्स ऑफ B ले सकेंगे। तो ये पोजीशन को ध्यान में रखना, मैंने तीनों पोजीशन एक्सप्लेन कर दी। डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो नॉमिनी है, जब तक सभी अकाउंट होल्डर्स का डेथ नहीं होता तब तक वो पिक्चर में नहीं आता। तो यहाँ पे A अलाइव है, B एक्सपायर कर चुका है, तो नॉमिनी का कोई रोल नहीं बनता। बिफोर मेच्योरिटी के लिए सर्वाइवर को पेमेंट लेना पड़ेगा अलोंग विद लीगल हेयर्स। तो इस लीगल पोजीशन को हमने केयरफुली माइंड में रखना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन भी है। सो A एंड लीगल हेयर्स ऑफ B, दे आर गोइंग टू ऑब्टेन द पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी। Payment banks can accept demand deposits for an amount up to how much amount per customer? So पेमेंट बैंक एक स्पेशल कैटेगरी के बैंक्स हैं। ये किस टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? सो टाइप ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि हमारे पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स, एक टर्म डिपॉजिट्स। पेमेंट बैंक से टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट्स पर कस्टमर मैक्सिमम अमाउंट इट कुड बी ₹2 लाख। किसी टाइम पे इट वाज 1 लाख, बट लेटर ऑन इट वाज इंक्रीज्ड टू 2 लाख। इन EEFC account, how much % of foreign exchange earning
by way of inward remittance through normal banking channels can be credited to the account. 100% of that value, 60% of that value या 25% of that value, EEFC account. So these accounts are opened by resident persons. वो resident persons जो exporters हैं, मीन्स जो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते हैं। तो जैसा इसका नाम है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो वट एवर फॉरेन एक्सचेंज दे आर अर्निंग, कंट्री के बाहर वो अर्न करते हैं और कंट्री के अंदर वो लेके आते हैं। सो उसका कितने परसेंट वो इस अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। सो they can get credited 100% or 60 or 25%. So answer here is 100%. यानी जितना भी वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके आएंगे तो पूरे का पूरा अमाउंट, तो देर इज नो अमाउंट वाइज लिमिट, देर इज नो परसेंटेज वाइज लिमिट, यानी दोनों में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हेंस आवर आंसर विल बी 100. ग्रुप ए फाइनेंशियल इंक्लूजन, नंबर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी। ग्रुप बी स्टिमुलेट्स डिमांड, बी स्टिमुलेट्स सप्लाई साइड। तो हमने इनको मैच करना है। तो जो फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं ग्रुप ए के फैक्ट्स हैं 1 और 2, ग्रुप बी के फैक्ट्स हैं, सो ग्रुप बी के फैक्ट्स हैं ए एंड बी। हमने इनको मैच करना है। फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो सप्लाई साइड में हेल्प करती है और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो डिमांड साइड में हेल्प करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी से डिमांड फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्रीज होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन उस डिमांड को मीट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को सप्लाई करता है। सो इट मीन्स 1 मैचेस विद बी and 2 matches with A. So this will be our answer 1B 2A. तो आई एम श्योर फ्रेंड्स जो कुछ हम यहाँ पे क्विकली लर्न कर रहे हैं तो हर तरह से आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो ज़रा मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। हमने ये 5 क्वेश्चंस किए हैं, ये 5 छोटे छोटे टॉपिक्स बन रहे हैं, समरी में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको एकदम क्लैरिटी आ रही है? और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना ऑलवेज बनी रहती है। यस, कर देंगे कंफर्म क्विकली। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट? सो सेविंग बैंक अकाउंट इनमें से कौन खोल सकते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, स्टेट हाउसिंग बोर्ड। फ्रेंड्स, सेविंग बैंक अकाउंट जो है ये नॉर्मली इंडिविजुअल्स के लिए है। सो ये बिजनेस के लिए नहीं है और इसीलिए ये अकाउंट नॉन इंडिविजुअल्स को परमिटेड नहीं है, यानी जो एंटिटीज हैं दे आर नॉट परमिटेड। बट एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन कुछ एंटिटीज ऐसी हैं 7-8 जिनको परमिटेड है इन अकाउंट्स खोलना। तो इनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये नहीं आती है, इनमें KVIC ये आती है, इनमें स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स नहीं आते हैं। तो दिस मीन आवर आंसर विल बी KVIC. John, a US citizen, visits India for a short period. He can open NRO saving bank account which can exist maximum for a period of, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को विजिट करता है तो ये फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन टूरिस्ट है, तो ये इंडिया को विजिट करता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो बैंक उसके नाम से नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड कितना रहेगा? तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड रहेगा 6 मंथ्स तक का, मैक्सिमम 6 मंथ्स का। इसमें अकाउंट में कोई भी लोकल क्रेडिट
जमा नहीं हो सकते, केवल जो अपने साथ वो फॉरेन करेंसी लेके आया है उसे इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है आफ्टर कन्वर्शन टू इंडियन करेंसी। तो ये इंडियन करेंसी का अकाउंट होगा। Customer due diligence is required if selling any product including third-party products, loading or reloading of prepaid or travel cards for value of over। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जिसमें वैल्यू लोड करनी है, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो ट्रैवल कार्ड हो, लेकिन अगर हम वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से बियॉन्ड लोड करते हैं तो उस केस में कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है, यानी प्रॉपर डिलीजेंस ड्यू डिलीजेंस करना वो मैंडेटरी हो जाता है। तो वो अमाउंट कितना है, सो दैट अमाउंट इज 50,000। तो इन केसेस के अंदर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने यानी KYC करना it becomes mandatory. In case one of the joint hirers of a locker under joint operations with the nominee registered dies, the bank shall allow access to the locker by whom? तो यहाँ पे joint hirers हैं, let us say ये joint hirers A and B हैं। अगर इनमें से और इसमें नॉमिनेशन भी है, लेट अस से Z के नाम से नॉमिनेशन है, इनमें से किसी एक का डेथ हो जाता है, लेट अस से इसमें B का डेथ हो जाता है, उस केस में जो लॉकर को एक्सेस दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, ध्यान रखना इसमें जॉइंट हायरर्स हैं ये। सो इट विल बी गिवन टू सर्वाइवर, ये एक ऑप्शन है। इट विल गिवन टू लीगल हायर्स एंड सर्वाइवर, then survivor plus nominee, then survivor plus legal heirs plus nominee। तो सभी केसेस को ध्यान से पढ़ना है। तो ये एक्सेस किसको मिलेगा, सर्वाइवर अकेले ये एक्सेस नहीं ले सकता, लीगल हेयर्स एंड सर्वाइवर ये पिक्चर में नहीं आते, सर्वाइवर लीगल हेयर्स एंड नॉमिनी ये भी गलत हो जाएगा। तो एक्सेस किनको मिला जाएगा, सर्वाइवर को और नॉमिनी को। इससे पहले हमने डिपॉजिट्स को लेके एक क्वेश्चन किया था। डिपॉजिट्स के अंदर मैच्योरिटी से पहले हम सर्वाइवर को लेके आए थे और लीगल हेयर्स को लेके आए थे, लेकिन लॉकर के केस में हमने जो जॉइंट केसेस हैं उनके अंदर हमने सर्वाइवर को लेके आना है और नॉमिनी को लेके आना है। तो ये दोनों के अंदर एक डिस्टिंक्शन पॉइंट है जिसे हमने माइंड में रखना है, ये मिस्टेक हमने नहीं करनी है। सर्वाइवर प्लस नॉमिनी इसमें पिक्चर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैव ड्यूरेशन ऑफ। सो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है, तो इन प्रोग्राम्स का जो ड्यूरेशन वो कितना है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 1 to 4 वीक्स, 1 to 6 वीक्स, 1 to 7 वीक्स या 1 to 10 वीक्स। फ्रेंड्स ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें हमारा आंसर बनता है 1 से लेके 6 वीक्स। सो दिस इज आवर आंसर। Which of the following service cannot be undertaken by business correspondent? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम 2 तरह के लोगों की सर्विसेज यूज़ करते हैं, एक होते हैं हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर्स, एक होता है हमारे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स इनमें कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकते फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। सो डिलीवरी ऑफ स्मॉल वैल्यू रिमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स, collection of small value deposits, payment of small value FDR before maturity. Friends, this they can do, small value remittance,
के इंस्ट्रूमेंट वो डिलीवर कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू के डिपॉजिट्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एफडी बिफोर मैच्योरिटी इस प्रकार की पेमेंट्स वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 3। इन विच अकाउंट मिनिमम 4 विड्रॉल्स आर टू बी अलाउड बाय बैंक्स। कौन सा वो अकाउंट है जिनमें बैंक कम से कम 4 विड्रॉल परमिट करेंगे? करंट अकाउंट्स, ऑर्डिनरी सेविंग बैंक अकाउंट, स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट या BSBDA। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस हैं स्पेसिफिकली हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन इनमें से किस अकाउंट के लिए है? मिनिमम 4 विड्रॉल्स उनको परमिट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, करंट अकाउंट इसमें तो कुछ भी विड्रॉल्स हो सकती हैं, ऑर्डिनरी सेविंग बैंक अकाउंट कुछ भी विड्रॉल हो सकती हैं, स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट कुछ भी विड्रॉल्स हो सकती हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसमें इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो आवर आंसर हियर इज बी। तो यहाँ पे हम आरबी की गाइडलाइंस में जो कुछ लिखा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स बैंकर एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ जनरल लियन ऑन ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड बाय द बैंकर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल लियन की। सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है एक्ट, उसमें जो लियन है वो सेक्शन 170 और 171 के अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो सेक्शन 170 इट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर लियन, सेक्शन 171 इट टॉक्स अबाउट जनरल लियन। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है जनरल लियन के लिए हमारा आंसर बन जाएगा सेक्शन 171। फॉर कस्टमर सर्विस रिव्यू ईच बैंक इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ए मेमोरेंडम once every 3 months, once every 6 months, once every 12 months। हर एक बैंक अपने बोर्ड को सबमिट करेगा एक रिव्यू, एक मेमोरेंडम, कस्टमर सर्विस कैसे दी जा रही है उसको लेकर के। एक बार कम से कम कितने पीरियड में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 12 मंथ्स में। सो ये जो रिव्यू है ये 6 मंथ्स में एक बार प्लेस किया जाएगा, यानी एवरी हाफ ईयर दिस रिव्यू इज टू बी प्रेजेंटेड। बैंकर चेक इज इशूड टू मेक, जो बैंकर चेक है वो इशू करते हैं किस पर्पस के लिए? आउट स्टेशन पेमेंट्स के लिए या इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए या लोकल पेमेंट्स के लिए या ए एंड सी दोनों के लिए। फ्रेंड्स, जो बैंकर्स चेक है जब हम डीडी इशू नहीं करते, इंस्टेड ऑफ डीडी हम बैंकर्स चेक इशू करते हैं। डीडी नॉर्मली हम इशू करते हैं फॉर आउट स्टेशन पेमेंट्स, और जो हमारा लोकल पेमेंट्स है उसके लिए हम बैंकर चेक को इशू करते हैं। आउट स्टेशन पेमेंट में डीडी, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी इशू हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी का डीडी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंकर्स चेक की, तो बैंकर चेक में ओनली फॉर लोकल पेमेंट्स। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। अल्टीमेट पर्पस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी बाय यूजिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज इज टू। सो जो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उनका जो अल्टीमेट पर्पस है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी। और ये किस तरह से होता है या किस पर्पस के लिए होता है? सो पर्पस इज टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फंड्स, या टू इंक्रीज द सेल, या टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो इनमें पर्पस क्या रहता है? ओवरऑल प्रोडक्टिविटी फंड्स जो है उसकी इंप्रूव करना, सेल्स को इंक्रीज करना या कॉस्ट को रिड्यूस करना। Improving overall productivity, yes. Increasing sales is also yes, but it is not meant for reducing the cost. तो इसमें जो ओवरऑल हमारा एम्फेसिस रहता है वो 1 और 2 दोनों के ऊपर रहता है। सो इट इज 1 and 2। सो ऑब्जेक्टिव हियर इज 1 and 2, उसको इम्प्रूव करना। Branch level service committee is required to submit a report on
ब्रांच लेवल की जो सर्विस कमेटी है वो रिपोर्ट सबमिट करती है अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को, स्टैंडिंग कमेटी को। सो ये रिपोर्ट किस बेसिस के ऊपर सबमिट होती है? ये मंथली रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट है, हाफ ईयरली रिपोर्ट है या एनुअल रिपोर्ट है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रांच लेवल सर्विस कमेटी। तो ये रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? बैंक के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको। तो ये रिपोर्ट सबमिट करती है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। और एक क्वेश्चन जो और इसमें से काफ़ी बार पूछा जाता है, ब्रांच लेवल कमेटी में कस्टमर की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो वो होते हैं सीनियर सिटीजन्स। फ्रेंड्स, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आसानी से अंडरस्टैंड कर रहे हैं रिवीजन के दौरान, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हम इस समय क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हैं। Which of the following cannot be withdrawn, can be drawn payable to bearer? इनमें कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे पेएबल टू बेरर नहीं बनाया जा सकता? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर भी होते हैं, पेएबल टू ऑर्डर भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो पेएबल टू बेरर ड्रॉ नहीं किया जा सकता? यस, डिमांड ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। कौन सा लगता है आपको कि इसे ड्रॉ नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 18 में विच वन डू यू फाइंड कि इसे ड्रॉ नहीं किया जा सकता? सो डिमांड ड्राफ्ट, इसे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। प्रॉमिसरी नोट, इसे भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। केवल चेक को ड्रॉ किया जा सकता है। सो आरबीआई का ये रिस्ट्रिक्शन, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन आरबीआई एक्ट में ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत है? तो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। तो इसमें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 ये ड्रॉ नहीं किए जा सकते पेएबल टू बेरर। As part of general management of branches, who should ensure responsiveness of employees and help customers in their transactions? जनरल मैनेजमेंट जो ब्रांचेस में होता है कस्टमर सर्विस को लेके, ऐसा वो कौन सा एम्प्लॉय है, ऐसा वो कौन सा पर्सन है जो सुनिश्चित करता है कि एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिव रहें और वो हेल्प करें कस्टमर्स को उनकी ट्रांजैक्शन में? तो हमने बताना है वो पर्सन कौन सा है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड, इस पर्सन को हम आरबीआई की भाषा में कहते हैं रोविंग ऑफिशियल। तो इस वर्ड को ध्यान से रखना याद, इसको रोविंग ऑफिशियल कहते हैं। अंडर सेक्शन 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेइंग बैंक गेट्स प्रोटेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ। एनआई एक्ट का सेक्शन 89 है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है पेमेंट किसके लिए? फोर्ज्ड चेक के लिए, मटीरियली ऑल्टर्ड चेक के लिए या म्यूटिलेटेड चेक के लिए। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 89 है इनमें से किसकी लिए प्रोटेक्शन देता है? यस, कम ऑन, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? सो लेट अस सी इट क्विकली। ये प्रोटेक्शन फोर्ज्ड चेक के लिए नहीं मिलती, दिस इज आउट। मटीरियली ऑल्टर्ड चेक के लिए ये मिलती है। म्यूटिलेटेड चेक, तो ये चेक के लिए, क्योंकि इसको भी मटीरियली ऑल्टर्ड चेक हम मानते हैं, तो इनके अगेंस्ट अगर पेमेंट कर दी जाए तो हमें प्रोटेक्शन मटीरियल ऑल्टर्ड चेक के अगेंस्ट मिलती है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आंसर की, तो सेक्शन 89 मटीरियल ऑल्ट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमें नंबर 2 के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब म्यूटिलेटेड चेक का पेमेंट अगर हम करते हैं तो फिर उस केस में, क्योंकि ये ऑल्ट्रेशन जो है किस पर्पस के लिए है, तो ये ऑल्ट्रेशन है
विजिबल नहीं होनी चाहिए बाय नेक्ड आई। Banks are to resolve wrong debit through ATM transactions within a period of, अगर कस्टमर का अकाउंट डेबिट होता है लेकिन उसे कैश नहीं मिलता तो हम इसको रॉन्ग डेबिट मान लेते हैं। तो रॉन्ग डेबिट अगर कस्टमर के अकाउंट हो चुका है तो उसमें जो रेजोल्यूशन है वो कितने पीरियड में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सो T+5 वर्किंग डेज, WD वर्किंग डेज के लिए स्टैंड करता है। तो प्रीवियसली किसी समय ये 7 डेज हुआ करता था, बट देन इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू T+5 वर्किंग डेज। Sum total of accruals during a calendar month should be converted into rupee on or before last day of succeeding calendar month after adjusting for utilization of approved purposes in case of EEFC account, RFC account, DDA account या FCNR account। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जितना भी पैसा क्रेडिट होगा एक पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये पैसा क्रेडिट हुआ इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो जितना भी पैसा इस अकाउंट में क्रेडिट होगा फॉरेन करेंसी के अंदर, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी वर्ड नहीं दिया है लेकिन फॉरेन करेंसी हम ले लेते हैं, सम टोटल ऑफ फॉरेन करेंसी अक्रूवल्स, तो उसे कन्वर्ट कर देना होगा रुपी में लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले पहले। तो ये हमें किस अकाउंट में करना होगा, EEFC अकाउंट में, RFCD अकाउंट में या DDA अकाउंट में या FCNR अकाउंट में। फ्रेंड इनके अंदर दो तरह के हमारे अकाउंट हैं, एक रेजिडेंट अकाउंट्स हैं, एक नॉन रेजिडेंट अकाउंट है। तो पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि किस अकाउंट के अंदर ये कन्वर्शन करनी पड़ेगी। तो यस, व्हाट विल बी योर आंसर? इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा? तो इसमें जो EEFC अकाउंट है ये रेजिडेंट अकाउंट है, RFCD अकाउंट ये भी रेजिडेंट अकाउंट है, DDA अकाउंट ये भी रेजिडेंट अकाउंट है, FCNR ये नॉन रेजिडेंट अकाउंट है। तो नॉन रेजिडेंट अकाउंट में ये करने की ज़रूरत नहीं है, रेजिडेंट अकाउंट्स के अंदर ये करने की ज़रूरत है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा A, B एंड C। What is maximum liability of a customers for unauthorized e-transactions in saving bank account? So जब unauthorized transaction happen होती है किसी अकाउंट के अंदर, तो जैसे ही कस्टमर को पता चलता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुरंत बैंक को इसकी सूचना दे, और अगर वो सूचना में डिले करता है तो उस केस में हमने मैक्सिमम लायबिलिटी को बताना है कि मैक्सिमम लायबिलिटी सेविंग बैंक अकाउंट में कितनी हो सकती है कस्टमर्स की। तो सेविंग बैंक अकाउंट में ये मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है ₹10,000, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 10,000 रुपये का नुकसान माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सर्टन कंडीशंस। पेमेंट काउंटर मैंडेड बाय द ड्रॉयर, दिस रीजंस इन ए चेक रिटर्निंग मीमो मीन्स, अगर हम चेक रिटर्निंग मीमो के अंदर ये रीज़न लगाते हैं पेमेंट काउंटर मैंडेड बाय द ड्रॉयर, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? पेमेंट स्टॉप्ड बाय द ड्रॉयर, चेक रिवैलिडेटेड बाय द ड्रॉयर, क्रॉसिंग कैंसल्ड बाय द ड्रॉयर। तो बताइए इनमें कौन सा आंसर बनेगा? पेमेंट काउंटर मैंडेड बाय द ड्रॉयर। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? कौन सा आंसर आपको लगता है कि ये आंसर यहां बनने वाला है? तो आंसर हियर विल बी पेमेंट स्टॉप्ड बाय द ड्रॉयर, ड्रॉयर ने इसका पेमेंट स्टॉप कर दिया है, तो ये हमारा आंसर इसके अंदर बनेगा। तो आंसर हमारा दिस वन A, सो A इज आवर आंसर। इससे पहले कि हम इस सेशन को वाइंड अप करें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में पूछे गए जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए थे, उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है? तो उनकी 3 तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस इस बात को लेकर के है कि उनमें हमें पैटर्न पता चल जाता है
कि पिछले पेपर्स में कौन से चैप्टर में से, कौन से मॉड्यूल में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सेकेंडली, हम जो अपना रिवीजन करेंगे उसमें अपने आप को रीफोकस कर लेंगे, यानी हम ज़्यादा जोर उस पैटर्न को लेकर के करेंगे। और तीसरा एडवांटेज, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस रिपीट हो करके आए तो हम सीधे उन क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। सो दैट मीन अगर हम मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे, तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। सो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर, तो इनको यूज़ करिए। और ये क्वेश्चंस आमतौर के ऊपर हम ऐप में 7 to 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम पोस्ट करते हैं, तो इनको यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। वेल फ्रेंड्स, ये डिस्कशन को हम आगे जाके भी कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।